हाँ ये बेटा हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था? दरवाजा बंद कर। चाय का बोलिएगा। अच्छा जी, शुरू करें जी। साजिद, अगर रावलपिंडी ओल्ड बैचेज हैं तो मेरा बच्चा, मैंने तो नए बैच के साथ शुरू करना है ना। ओल्ड बैचेज को मैं ये सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है नेशन स्टेट सिस्टम। जी काइंडली रेफरेंस नोट कर लीजिए, पार्ट 1 चैप्टर 1 पेज 23 टू 34। पार्ट 1 चैप्टर 1 पेज 23 टू 34 जी, रेफरेंस नोटेड। ट्वेंटी थ्री टू 34 अहमद, अगर स्क्रीन के ऊपर देख लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जी जी, मेरे बहनों भाइयों प्लीज काइंडली दो लफ्ज जरा समझिएगा, ठीक है। एक लफ्ज है सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक थियोक्रेटिक पॉलिटी। एक लफ्ज है सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी, और दूसरा लफ्ज है आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेकुलर टेरिटोरियल पॉलिटीज। बच्चों ये लफ्ज नोट कर लिया सहमा बेटा, सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंट सेकुलर टेरिटोरियल पॉलिटीज। ठीक हो गया जी। अब पहले अनम बेटा इस लफ्ज को जरा समझ लो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाए, मेरी जिंदगी भी आसान हो जाए, फिर मैं नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये सुप्रा के स्पेलिंग मैंने गलत लिखते हैं, HUPRA। सुप्रा का क्या मतलब होता है? लार्ज, सिंगुलर, एनी सिंगुलर लार्ज एंटिटी, ठीक है ना बेटा। क्रिश्चियन समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थियोक्रेटिक, थियोक्रेसी होता है जहां पे रूल ऑफ क्लर्जी या रूल ऑफ मुल्ला या रूल ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस फंडामेंटल्स ऑपरेट करता है। थियोक्रेसी क्या होती है? जहां पे मजहब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की ड्राइविंग फोर्स होती है। मजहब के फंडामेंटल्स, मजहब की बुनियाद, मजहब की वैल्यूज और मजहब की रिलीजियस एलीट यानी क्लर्जी ही एक मुल्क की पॉलिटिकल एलीट कंसिडर होती है। जैसे ठीक है, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अंदर खुमनाई का इक्तदार आया, ठीक है, तो यह कहलाता है, ठीक है, थियोक्रेसी। तो सुप्रा क्रिश्चियन और पॉलिटी होता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी होता है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई। अब दूसरी साइड पे है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझाने की जरूरत नहीं है, अगेन इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे। सेकुलर का क्या मतलब होता है? एनी पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटल्स। एनी पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसके अंदर किसी भी तरह से मजहब की कोई इंटरफेरेंस एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे सिस्टम को कहते हैं सेकुलर सिस्टम, ठीक है। और पॉलिटीज इज द प्लूरल ऑफ
पॉलिटी यानी मल्टीपल पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, ये दोनों लफ्ज नोट कर लिए बच्चों, ये दोनों लफ्ज नोट कर लिए जी जी। अब मेरे बहनों भाइयों, इन दोनों लफ्जों को बेस बना के अनीसा बेटा मैं पूरी बात समझाने लगा हूं, प्लीज इस बात को जरा समझना। ठीक है, इस पूरे सिलसिले को बेस बना के मैं पूरी की पूरी बात समझाने लगा हूं। ठीक है, जी। थियोक्रेटिक होती है रूल ऑफ मुल्ला, रूल ऑफ क्लर्जी, रूल ऑफ रिलीजियस एलीट, एनी स्टेट गवर्नड ऑन दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आवर रिलीजन। क्लियर हो गया मोहम्मद जी? अब साइमा बेटा मेरी बात को गौर से जरा समझना। ठीक है, 17th सेंचुरी के स्टार्ट में यूरोप के अंदर एक डिबेट शुरू हुई। टू बी एग्जैक्ट 1608 में यूरोप के अंदर एक डिबेट शुरू हुई। ठीक हो गया? उस डिबेट के अंदर एक साइड पे थे कैथोलिक्स, जिसे आप कैथोलिक चर्च भी कहते हैं, और एक साइड पे थे आप लोगों के प्रोटेस्टेंट, एक साइड पे थे आप लोगों के प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, एक साइड पे थे आप लोगों के प्रोटेस्टेंट्स, एक साइड पे हैं कैथोलिक्स और एक साइड पे हैं प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, कैथोलिक्स ने ठीक है मेरे बहनों भाइयों, ये कहा कि पूरे के पूरे यूरोप को, ठीक है, रोम की, ठीक है, क्रिश्चियन सेंट्रलिटी को बेस बना के पूरे के पूरे यूरोप को एक सिंगुलर सुप्रा पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया जाए, यानी पूरे यूरोप को एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए। ठीक है, यानी पूरे के पूरे यूरोप को, ठीक है, एक सिंगुलर पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए, और उस सिंगुलर यूनिट की ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? क्रिश्चियन थियोक्रेसी, यानी क्रिश्चियंस की, रोमन्स की, ठीक है, रोमन्स की, ठीक है, बीइंग दी होली, बीइंग दी चेयर ऑफ वेटिकन सिटी होली एम्पायर, यानी पोप की रेजिडेंस को बेस बना के रोम की सेंट्रलिटी को एक्सेप्ट किया जाए, पूरे के पूरे यूरोप को एक सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी बना दिया जाए, पूरे का पूरा यूरोप एक सिंगुलर पॉलिटिकल सिस्टम हो जिसकी ड्राइविंग फोर्स हो रिलीजन, ठीक है, क्रिश्चियन फंडामेंटल्स, और रोम पूरे के पूरे यूरोप को बीइंग दी होली सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, गवर्न करे। चुनाचे पूरे यूरोप को एक सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक सिंगुलर पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए। दिस वाज द डिमांड ऑफ कैथोलिक्स। ठीक है, अब हर थीसिस का एक एंटी थीसिस होता है, हर थीसिस का एक एंटी थीसिस होता है। तो जब कैथोलिक्स ने यह डिमांड किया कि पूरे के पूरे यूरोप को एक सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी बना दिया जाए, ठीक है, तो उसके जवाब में प्रोटेस्टेंट्स आए, और प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि भाई, और प्रोटेस्टेंट्स को प्रोशियंस यानी आज के जर्मन लीड कर रहे थे। ठीक है, प्रोशियंस ने ये कहा, प्रोटेस्टेंट्स ने ये कहा कि हमें सेकुलर सिस्टम कबूल नहीं है, बल्कि रिलीजन का स्टेट अफेयर के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि यूरोप के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, हर यूनिक नेशन को अपना एक सेपरेट टेरिटरी मिलना चाहिए, और उस टेरिटरी के अंदर उस नेशन की मर्जी का अपना एक सेकुलर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल निजाम होना चाहिए। ठीक है, तो कैथोलिक्स लेड बाय रोमन्स वर इन फेवर के पूरे का पूरा यूरोप एक सिंगुलर थियोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बने, जबकि प्रोटेस्टेंट्स बीइंग लेड बाय प्रोशियंस वो चाहते थे कि यूरोप
मल्टीपल इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो, हर यूनिट दूसरे यूनिट से पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो, हर यूनिट एक सेपरेट नेशन के पास हो, और हर यूनिट का एक सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम हो। प्रोशियंस। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ गई, लड़ाई की बेस समझ आ गई। ठीक है, लड़ाई की बेस समझ आ गई। मरियम, अगर तुझे पहले सब कुछ पता है तो मेरा बच्चा जाके कोई खाना शाना बना क्यों अपना टाइम जाया करिए। ठीक है, लड़ाई की बेस समझ आ गई है पूरी। तो एक साइड पे कैथोलिक्स हैं, दूसरी साइड पे प्रोटेस्टेंट्स हैं। कैथोलिक्स चाहते हैं कि पूरा यूरोप एक सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी बने, जबकि प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि पूरा यूनिट मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेकुलर टेरिटोरियल पॉलिटीज या पॉलिटिकल यूनिट्स पे कंप्राइज करे। अब मेरे बहनों भाइयों, शुरू में ये महज एक आइडियोलॉजिकल डिबेट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक फुल फ्लेज टोटल वॉर के अंदर कन्वर्ट होगी। पानी भी देगा, फुल फ्लेज एक टोटल वॉर के अंदर कन्वर्ट होगी। यूरोप में 30 साल खून बहा, उस 30 साल के खून बहा को कहते हैं यूरोपियन 30 इयर्स वॉर। यानी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, मीनिंग दैट के रोमन्स और उनके इत्तेहादियों और प्रोशियंस और उनके इत्तेहादियों के अंदर, ठीक है, 30 साल तक जंग हुई। इस 30 साल की जंग को कहते हैं यूरोपियन 30 इयर्स वॉर। नवाल बेटा, अगर आप हर बात पे रिपीट करते रहोगे तो यकीन करो 12 लेक्चर्स के अंदर मैं नेशन स्टेट सिस्टम ही पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया? तो ये 30 साल जंग चली, इस 30 साल की जंग को कहते हैं यूरोपियन 30 इयर्स वॉर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? यहां तक सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी? अब मेरे बहनों भाइयों प्लीज, अब इस 30 साल के बाद, ठीक है, घोरों ने एक दूसरे का खून बहाया। अनम बेटा, ये 30 साल के बाद ये जंग एक जब अपने मंतकी मरहले तक पहुंची तो एक अमन मुआहिदा किया गया। उस अमन मुआहिदे को कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफिलिया या ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया। पीस ऑफ वेस्टफिलिया या ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया। ये पीस ऑफ वेस्टफिलिया कब साइन किया गया? ये पीस ऑफ वेस्टफिलिया 1648 के अंदर साइन किया गया। यानी इस जंग, ये आइडियोलॉजिकल डिबेट एक फुल फ्लेज जंग के अंदर कन्वर्ट हुई। वो जंग 1618 से 1648 तक चली, 30 साल तक चली। उस 30 साल की जंग को कहते हैं यूरोपियन 30 इयर्स वॉर। यूरोपियन 30 ईयर वॉर का इख्तिताम हुआ एक पीस ट्रीटी पे। उस पीस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया, और उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया के अंदर जो पीस एस्टेब्लिश किया गया उसे कहते हैं वेस्टफिलियन पीस या पीस ऑफ वेस्टफिलिया। ठीक है, अब इस ट्रीटी का प्रिंसिपल डिसीजन ये था, ठीक है, कि यूरोप एक सुप्रा पॉलिटी नहीं बनेगा। नवाल बेटा, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यूरोप एक सुप्रा पॉलिटी नहीं बनेगा। नंबर 2, यूरोप मल्टीपल इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल यूनिट्स पे कंप्राइज करेगा। नंबर 2। नंबर 3, हर पॉलिटिकल यूनिट किसी भी किस्म की क्रिश्चियन थियोक्रेसी से आजाद होगा। हर पॉलिटिकल यूनिट सेकुलर होगा। हर पॉलिटिकल यूनिट अपने पॉलिटिकल निजाम की चॉइस में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। मीनिंग दैट साइमा बेटा, प्रोटेस्टेंट्स की प्ली को माना गया और कैथोलिक्स की प्ली को नहीं माना गया। यानी जो प्रोटेस्टेंट्स की डिमांड थी, प्रोशियंस की डिमांड थी कि यूरोप मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेकुलर यूनिट्स पे कंप्राइज करेगा,
वो डिमांड कबूल की गई और कैथोलिक्स की सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी की डिमांड डिनाई हो गई। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए। ठीक हो गया। अब जैफा बेटा अब आगे चलिए। ये राफिया बेटा ये प्रिंसिपल डिसीजन तो हो गया। राफिया बेटा ये प्रिंसिपल डिसीजन तो हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल डिसीजन तो हो गया कि हमने, ठीक है, ये प्रिंसिपल डिसीजन तो हो गया कि यूरोप एक सुप्रा क्रिश्चियन पॉलिटी नहीं बनेगा। लेकिन सुमेरा बेटा अगला सवाल ये है कि अगर ये सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी नहीं बनेगा तो फिर फ्यूचर का यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा? सुमेरा बेटा मेरे सवाल की बात समझ आ गई? मेरा सवाल समझ आ गया कि अगर सुप्रा क्रिश्चियन थियोक्रेटिक पॉलिटी नहीं बनेगा तो फिर निजाम कैसा होगा? ठीक है, तो जो निजाम प्रपोज किया गया मारिया बेटा, वो निजाम कहलाता है नेशन स्टेट सिस्टम। यानी जो निजाम प्रपोज किया गया उस निजाम को क्या कहते हैं? उस निजाम को कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। हमारी बेटा मेरी बात को गौर से जरा समझें। नेशन स्टेट सिस्टम क्या था? यूरोप में बसने वाली, मारिया बेटा मैं कहानी की तरह यह समझाने लगा, यूरोप में बसने वाली हर कौम को अपना एक सेपरेट टेरिटरी दे दिया जाए। यूरोप में बसने वाली हर कौम को, हर नेशन को अपना एक सेपरेट स्टेट, अपना एक सेपरेट टेरिटरी दे दिया जाए। उस कौम के लोग अपने इलाके में आजाद और अपनी लाइफ चॉइसेस में फ्री। यूरोप में बसने वाली हर कौम को अपना एक टेरिटरी दे दिया जाए। उस कौम के लोग अपने इलाके में आजाद और कानून की नजर में बराबर, और हर इलाका दूसरे इलाके की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आजाद। यानी हर इलाका दूसरे इलाके से पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है सुमेरा बेटा, हर इलाके के लोग अपनी मर्जी का एक सॉवरन, एक खुद मुख्तार चुने। वो सॉवरन उस इलाके को गवर्न करे, उस इलाके के लिए लॉ बनाए, उस इलाके में लॉ को इन्फोर्स करे, और हर दूसरे इलाके का सॉवरन उस सॉवरन की अथॉरिटी को रिकग्नाइज करे और उस रिकग्निशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये इंश्योर करे कि कोई भी सॉवरन किसी दूसरे सॉवरन के अंदरूनी बैरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक हो गया? यूरोप में बसने वाली हर कौम को अपना एक सेपरेट टेरिटरी दे दिया जाए। उस टेरिटरी के अंदर उस कौम के लोग आजाद और कानून की नजर में बराबर, वो इलाका दूसरे इलाकों की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आजाद, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। हर इलाके के लोग अपनी मर्जी का एक सॉवरन, एक गवर्नमेंट, एक हुक्मरान, एक पॉलिटिकल निजाम चुने, और वो सॉवरन उस इलाके को गवर्न करे, उस इलाके में कानून बनाए, उस इलाके के अंदर उस कानून को इन्फोर्स करे। और हर दूसरे इलाके का सॉवरन
उस इलाके की सॉवरन की अथॉरिटी को रिकग्नाइज करते हुए उस इलाके के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में इंटरफेरेंस से बाज रहे। इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। कमर, यहां तक कॉन्सेप्ट चौकस हो गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, ये जो नवाल जैसे, ठीक है, शहजादे हैं, अभी तक मैंने पूरे का पूरा समराइज करके दिया है। अब मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को एक स्कीमेटिक फ्लो के अंदर एस्टेब्लिश कर देता हूं। मेन क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि, ठीक है, मेन क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से इंटीग्रेट करना है या नहीं करना। मीनिंग दैट कि रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होगा शीजा बेटा? थियोक्रेसी। और रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से इंटीग्रेट, आइसोलेटेड रखने का क्या मतलब होगा? सेकुलर सिस्टम। तो आपने रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना है या नहीं करना, यानी निजाम थियोक्रेसी की बुनियाद पे लाना है या निजाम सेकुलर लाना है। मेन क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चों? मेन क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। नंबर 2, पार्टीज टू दी कॉन्फ्लिक्ट कौन है? एक साइड पे हैं कैथोलिक्स, जो चाहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया जाए, यानी वो थियोक्रेसी लाना चाहते हैं। दूसरी साइड पे हैं प्रोटेस्टेंट्स, जो कि नहीं चाहते थियोक्रेसी आए, जो चाहते हैं कि यूरोप का निजाम सेकुलर है। सोनी बेटा, दूसरा पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर? नंबर 3, ये कॉन्फ्लिक्ट, इसकी टाइमलाइन क्या? 1608 के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, 1618 में ये टोटल वॉर में कन्वर्ट हो गया। 1618 में, ठीक है, ये टोटल वॉर में कन्वर्ट हो गया। नहीं साइमा बेटा, मैं तुझे संजय लीला बंसाली की फिल्म है देवदास, उसका स्क्रिप्ट बता रहा हूं। ठीक हो गया? 1618 के अंदर, ठीक है, ये एक फुल फ्लेज टोटल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया? 30 साल वॉर चली। उस 30 साल की वॉर को कहते हैं यूरोपियन 30 ईयर वॉर। ठीक है, यूरोपियन 30 इयर्स वॉर। और यूरोपियन 30 ईयर वॉर खत्म होती है ऑन दी पीस ऑफ वेस्टफिलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया 1648 के अंदर साइन हुई। बच्चों, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक हो गया। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया का प्रिंसिपल डिसीजन क्या था? प्रिंसिपल डिसीजन ये था कि आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को डिसइंटीग्रेटेड रखेंगे रिलीजन से, यानी आप निजाम को थियोक्रेटिक नहीं बनाएंगे, बल्कि आप निजाम को सेकुलर बनाएंगे। ठीक हो गया? और प्ली क्या ली गई कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जबकि रिलीजन एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको इन दोनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। कामिल, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कामिल, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। फिर सवाल ये आया कि अगर थियोक्रेसी नहीं, तो फिर यूरोप का निजाम कैसा होना चाहिए? तो जो निजाम प्रपोज किया गया वो कहलाता है, जो सॉल्यूशन ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में प्रपोज किया गया, उस सॉल्यूशन को कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। अब वो सॉल्यूशन क्या था? ठीक है, वो सॉल्यूशन ये था कि यूरोप में बसने वाली हर कौम को अपना एक टेरिटरी दे दो। गिव ईच नेशन ऑफ यूरोप अ सेपरेट टेरिटरी। नंबर 2, उस टेरिटरी में सारे लोग बराबर और आजाद,
meaning that in which all people are independent and equal. और हर इलाका दूसरे इलाकों से आजाद. All territories are independent from each other. ठीक है, हर इलाके और उसमें बसने वाले लोगों को गवर्न करेगी एक सॉवरन, और हर दूसरी सॉवरन रिकग्नाइज करेगी अथॉरिटी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सॉवरन. जवाब बेटा, पूरे का पूरा नेशन स्टेट सिस्टम, उसका बैकग्राउंड, कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्यूशन. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब आदिल, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है. राफिया बेटा, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है. तो ट्विस्ट ये है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में ऐसा कुछ नहीं था. ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में ऐसा कुछ नहीं था. ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में कुछ प्रिंसिपल्स डिवाइस किए गए थे. ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में कुछ प्रिंसिपल्स डिवाइस किए गए थे. मैंने उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है. मैंने उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि तुम प्रिंसिपल पे आ जाता कि तो डंगरों को बात समझ नहीं आनी थी. ठीक हो गया? तो अब मैं एक्चुअल ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया के अल्फाज इस्तेमाल करने लगा. सो मेरा बेटा, कलर कोडिंग, राफिया पुत्र, कलर कोडिंग को गौर से देखना. नेशन स्टेट सिस्टम का पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. इसका क्या मतलब हुआ मेरा बच्चा? इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप में बसने वाली हर कौम को प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बुनियाद पे एक सेपरेट टेरिटरी दे दो. यानी हर कौम को इलाकाई सालमियत का प्रिंसिपल राइट हो. राफिया, समझ आई मेरे बच्चे? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हर कौम को इलाकाई सालमियत का हक हो. ठीक है? ठीक है राफिया मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा. दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीगल इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. प्रिंसिपल ऑफ लीगल इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. उस इलाके में, ठीक है, लीगल इक्वालिटी, कानून की नजर में बराबरी, और इंडिविजुअल फ्रीडम, लाइफ चॉइसेस में आजादी के प्रिंसिपल की बुनियाद पे हर इंसान आजाद और कानून की नजर में बराबर हो. सोनी बेटा, दूसरा प्रिंसिपल क्लियर हो गया? ठीक हो गया. तीसरा प्रिंसिपल है, तीसरा प्रिंसिपल है मेरा बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. हर इलाका दूसरे इलाके से पॉलिटिकली आजाद. हर इलाका दूसरे इलाके के पॉलिटिकल सिस्टम से कंप्लीटली आइसोलेटेड. ठीक है? तीसरा प्रिंसिपल क्लियर? ठीक है. चौथा प्रिंसिपल मेरे बहनों भाइयों, चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी. ठीक है? चौथा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी. ठीक है? इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? हर इलाके को गवर्न करे एक सॉवरन, हर इलाके में बसने वाले लोगों को गवर्न करे एक सॉवरन, और वो सॉवरन हो ऑफ द चॉइस ऑफ इट्स पीपल. ठीक हो गया? अब लोगों को कोई मुल्ला पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. लोगों को मरियम आपा पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. लोगों को दरमियानी क्लास बिलावल भुट्टो पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. लोगों को गंदे मैसेज करने वाला पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. ठीक है? लोगों को यूथिया पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. लोगों को नूरा पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. लोगों को मौलाना फजलू पसंद है, सो बिस्मिल्लाह. यानी
लोगों की चॉइस पे उनका सॉवरन हो, और वो सॉवरन सॉवरन ठीक हो गया उन लोगों और उसमें बसने वाले, ठीक है, लोगों को। तेरा इमरान खान करता था ना आयशा गुलाली को, ठीक हो गया, वो लोगों को, ठीक है, मतलब आवाम को ये बात तो पता ही नहीं, इमरान खान पे इल्जाम लगा दिया ये तो हमारा कौमी खेल है, ठीक हो गया। तो लोगों की चॉइस का एक सॉवरन हो, वो सॉवरन उन लोगों को गवर्न करे, उनके लिए कानून बनाए वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। और फाइनली चीज, ठीक है, जब एक सॉवरन आ गया, उस सॉवरन की अथॉरिटी में कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे, ठीक है, इंटरफेयर ना करे, मीनिंग दैट कि हर एक सॉवरन दूसरे सॉवरन की अथॉरिटी को रिकग्नाइज करे। और रिकग्निशन का क्या मतलब है कि एक सॉवरन दूसरे सॉवरन के अंदरूनी या बैरूनी मामलात में इंटरफेयर ना करे। मेरे बहनों भाइयों, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया का कॉन्फ्लिक्ट बता दिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की डायनेमिक्स बता दी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दिया, और पूरी की पूरी ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया पढ़ा दी, ठीक है। अब अगर कोई मैदान में आया ना मनूस बंदा, जिसने कहा सर आप ये उस टॉपिक की समरी पढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने घोड़ों के नीचे दे के उसे घुसूने मारूंगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैंने टोटलिटी नेशन स्टेट सिस्टम की पूरी कहानी बता दी। हो गया मेरा बच्चा? अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, इफ्तिकार जरा नोट करिए, इफ्तिकार जरा नोट करिए ना बेटा, नोट करिए, ये निजाम कहां से शुरू हुआ था? जल्दी से जवाब दो, यह निजाम कहां से शुरू हुआ था? यूरोप से। इसीलिए इसे अक्सर ऑथर्स यूरोपियन मॉडर्न स्टेट सिस्टम कहते हैं। यह बात समझ आ गई इस मेरा? इसीलिए अक्सर स्कॉलर्स इसे, ठीक है, यूरोपियन मॉडर्न स्टेट सिस्टम कह देते हैं। नवाल, मैंने लिटरली तुझे मारना है। हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं मलंगनी? नवाल सोई भी है आज? मलंगनी औरत, पूरी मैं बात बता लेते तो फिर आगे से मासूमियत से कह देती है सर कौन सा सिस्टम। ठीक है, मेरी फूफी का सिस्टम बता रहा हूं मैं, जल्दी। ठीक हो गया? प्लीज बच्चों, ठीक है, अब ध्यान कर मलंगनी, ठीक है। बच्चों मैं क्या पढ़ा रहा था, मेरा पूरा दिमाग घूम गया। अच्छा, ये यूरोपियन मॉडर्न स्टेट सिस्टम था। अब नवाल, तूने मेरे साथ बात करनी है। नवाल, सिस्टम शुरू कहां से हुआ नवाल पुत्र? यूरोप से। नवाल पुत्र, सिस्टम शुरू कहां से हुआ? यूरोप से। अब नवाल पुत्र, ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैला। कैसे फैला? ठीक है, शहबाज मेरी साथ चलेगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे फैला? देखो, इन्हीं यूरोपियन पावर्स ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया। हाँ या ना, तेजी से जवाब देना है। किया। लेकिन इनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम क्या था राबिया बेटा? इनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम था कि भाई हर कौम को अपने इलाके का हक है, हर कौम को एक सेपरेट स्टेट का हक है। यानी हर कौम को राफिया बेटा एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है। सही में ये बात समझ आई मेरे बच्चे को? ये पॉइंट समझ आया?
तो जिनको कॉलोनी बनाया था उन्होंने कहा साड़ा कुत्ता कुत्ता दाड़ा कुत्ता टॉमी, ठीक हो गया। उन्होंने कहा सालो तुम वहां पे खेलो नेशन स्टेट, और यहां पे सालो हमारे ऊपर तुम एम्पायर बनाओ। बात समझ आई या नहीं आई? तो उन मुल्कों में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीकें छिड़ गई। पाकिस्तान मूवमेंट क्या थी? एक सेपरेट नेशन स्टेट का मुतालबा। बंगाली मूवमेंट क्या थी? एक सेपरेट नेशन स्टेट का मुतालबा। तो जिनको इन मुल्कों ने कॉलोनी बनाया था वहां पे हक खुदरादियत की मूवमेंट शुरू हो गई। तो जैसे जैसे गोरा डीकोलोनाइज करता गया तो वैसे वैसे वहां पे नेशन स्टेट्स बनती गई। सोनी बेटा ये पहले बात समझ आ गई? ये पहली बात समझ आ गई। नंबर दो, कुछ ऐसी एम्पायर्स थी जिन्होंने कभी कभी अपनी इंपीरियल अप्रोच नहीं छोड़ी थी, जिन्होंने कभी नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। और सोने पे सुहागा, वो कभी गोरा उन्हें कॉलोनी भी नहीं बना सका, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, जैसे कि जापान। ठीक है मिसबा बेटा? 1923 में गोरे ने कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन कमाल अतातुर्क ने अपनी मर्जी से खिलाफत को खत्म किया, एम्पायर को खत्म किया, और अपने आप को मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट सिस्टम बना लिया। मीनिंग दैट ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। सेम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने ऐसे ही ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है मिसबा बेटा? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब आखिरी रोड़ा जो था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर, वो था यूएसएसआर, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं था। 1999 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। जब कोलैप्स हुआ तो उसके अंदर से बाई फोर्स 17 स्टेट्स निकली, और रशिया ने भी मजबूरन अपने आप को मेन स्ट्रीम करने के लिए नेशन स्टेट सिस्टम के प्रिंसिपल्स को कबूल कर लिया। चुनाचे कमर 1991 वो साल है जिसमें कहा जाता है कि यूरोपियन मॉडर्न स्टेट सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया, ग्लोबलाइज हो गया। बात समझ आ गई? ये कहानी समझ आ गई कामिल के ये पूरा सिस्टम दुनिया में फैला कैसे? अब आगे चलूं अनम बेटा? कामिल अगली बात मेरी सुनिए, अगली बात बड़ी कहानी दिलचस्प है। कामिल मेरी बात सुनी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बेस क्या है? साइमा, और जलो, और जवाद, और पौड्रियो, और चरसियो, मैंने पाकिस्तान बनने की आइडियोलॉजिकल बेस नहीं पूछा, मैंने आज के पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बेस पूछा। जिए भुट्टो, रज के लुटो, फिर फुटो। सेम नहीं है। टू नेशन थ्योरी नहीं है ना सुमेरा। टू नेशन थ्योरी, हिंदू डोमिनेंस तो 14 अगस्त 1947 को खत्म हो गई ना। अब यहां पे साला कौन सा हिंदू है? एज अ स्टेट तुम्हारी आइडियोलॉजिकल बेस क्या है? पाकिस्तान में कितने आइन आए? 3। तीनों का प्रियम्बल क्या है? तीनों का प्रियम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो पाकिस्तान आज एज अ फेडरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी क्या है?
वो प्रिंसिपल्स कौन से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इफ्तिखार करक समझ पहले डंगर। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, शाबाश, ये कायदे आजम इसे रात को मिला था सैयद शहबाज को, ठीक हो गया ख्वाब में। बच्चों समझ आ गई कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अनीसा बेटा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या है? सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह, ना किसी मुल्क में इंटरफेयर करेंगे, ना किसी मुल्क में इंटरफेयर करने देंगे, अल्लाह का ही सालमियत का हक रखेंगे, सारे लोग आजाद होंगे, माइनॉरिटी को अपने हकूक होंगे। तो भाई मुझे लगता है कि पाकिस्तान बनाने वाले बाबे भी कैफियतन इंजीनियर थे, गूगल से कट कॉपी पेस्ट। ओके, बात समझ आई या नहीं है? तो मैं साइमा बेटा इस मिसाल से क्या ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजिकल बेस के अंदर जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया के ही प्रिंसिपल्स हैं, मीनिंग दैट पाकिस्तान का स्टेट लॉ इन प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मानता है। ओके अनीसे बेटा, समझ आ गई? ठीक है, अब कमर आ जा। ठीक है, कमर आ जा। अगली बात जरा समझी, इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक्स कौन से हैं? ये जिन जिन लोगों ने, सहमान छोड़ दे यार, जो मैंने बात बतानी थी वो मैंने बता दी, ठीक हो गया? इंटरनेशनल लॉ के मेन मेन टॉपिक्स कौन से हैं? रिकग्निशन, नॉन इंटरवेंशन, सॉवरेनिटी, टेरिटरी ऑफ अ स्टेट जिसमें स्पेस, सी वगैरह वगैरह, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, स्टेट जुरिस्डिक्शन। ओके, यही है। तो वकील, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरे का पूरा इंटरनेशनल लॉ इन्हीं प्रिंसिपल के गिर्द इवॉल्व हुआ है? अनीजा कह सकता हूं? अब अनीजा, लास्ट क्लास में मैंने तुझे एक्टर्स पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर कौन हो सकता है? इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आईजीओस का मेंबर कौन हो सकता है? आईजीओस का मेंबर कौन हो सकता है? स्टेट। गुड, शाबाश। राफिया बेटा, राफिया, सबसे बड़ी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूएन। यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन डिवाइस करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन डिवाइस करता है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 प्रिंसिपल्स हैं अकील। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशन, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। यही बकवास है, यही सारी की सारी कहानी है। ठीक है, तो साइमा बेटा, ये पूरी संजय लीला बंसाली की फिल्म बताने का मकसद ये है कि आज की दुनिया की कोई स्टेट हो तो उसका स्टेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया के प्रिंसिपल्स पे ही बेस करती है। चुनाचे अब इन प्रिंसिपल्स को
ग्लोबल रिकग्निशन मिल चुकी है और ये ग्लोबल सिस्टम के इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है। यहां तक बात क्लियर हो गई? मैं एनालिटिकली डेप्थ में लेके जा रहा हूं इस टॉपिक को। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। शीजा बेटा, शीजा बेटा, अब मेरी बात सुनी। शीजा, मेरी अगली बात सुनी, मेरा अगला आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है। शीजा, क्या हर स्टेट को, हर नेशन को एक सेपरेट स्टेट के मुतालबे का हक है? और इस मुतालबे के राइट को क्या कहते हैं? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी एवरी नेशन हैज अ फंडामेंटल राइट टू डिटरमन इट्स पॉलिटिकल फेट या टू डिटरमन इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक हो गया? अब अहमद सुल्तान, मैं एक एनालॉजी के जरिए एक सवाल को बिल्ड करने लगा। सारे बच्चों ने मेरे सवाल को गौर से जरा सुनना। ठीक है? नवाल पुत्र, मैं करता हूं 4 शादियां। नवाल, ठीक है, मैं करता हूं 4 शादियां। ठीक है बच्चों, मजाक में नहीं लेना। ठीक है, सवाल का जवाब दो। क्या तेरी चारों भाभियों को सेपरेट घर के मुतालबे का हक हासिल है? ठीक हो गया। लेकिन सज्जाद, क्या ये जरूरी है कि चारों एक घर में ना रहें? नहीं। ठीक हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला? फंडामेंटली, फंडामेंटली हर नेशन को एक सेपरेट स्टेट का हक हासिल है, लेकिन हर नेशन के पास स्टेट होना लाजमी नहीं। एक स्टेट एक मल्टी नेशन स्टेट हो सकती है। बात समझ आ गई मेरा बेटा? एक पाकिस्तान और दुनिया की मेजॉरिटी स्टेट्स मल्टी नेशन स्टेट्स। ठीक है सोनी बेटा? अब सोनी, मेरा बच्चा, मेरा अगला सवाल जरा समझिए। उन चारों में से कोई मनूस मेरे से सेपरेट स्टेट का, सेपरेट घर का मुतालबा कब करेगी? जब एक को राइट नहीं मिल रहे, उसे डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, उसे अंडरमाइन किया जा रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है। तो नवीद, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक मल्टी नेशन स्टेट की अंदर स्टेबिलिटी और कोएग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है इक्वालिटी एंड डिलीवरी? क्या मैं कह सकता हूं एक मल्टी नेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है इक्वालिटी एंड डिलीवरी? अब सुमेरा बेटा, अगर मैं एक को अच्छे तरीके से रखता हूं और बाकियों को अच्छे तरीके से नहीं रखता, तो एलिनेशन की हवा चलेगी, सेपरेट घर के मुतालबे आएंगे। तो मिसबा, क्या मैं क्या एनालिटिकली कंक्लूड कर सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ अ मल्टीनेशनल स्टेट इज solely dependent upon equality and delivery of the state? कह सकता हूं? कह सकता हूं?
तो कामिल, मुझे ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस को बलूचिस्तान क्राइसिस को समझाने की जरूरत है। सुमेरा, एनालिटिकली आर्गुमेंट पकड़ लिया। मीनिंग दैट कि किसी भी मसले का हल मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपने मेन स्ट्रीमिंग करनी है तो उसका एक ही तरीकेकार है, और वो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और वो है डिलीवरी। क्लियर हो गई बात? मिलिट्री म्यूजिक is to music. Sorry, military justice is to justice, as military music is to music. ठीक है? Military justice is to justice, as military music is to music. चुनाचे बलूचिस्तान क्राइसिस का एक ही हल, डिलीवरी। ठीक है? ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस का एक ही हल, डिलीवरी। ठीक हो गया? अगर इंडिया ने कश्मीरियों को, उनकी मूवमेंट को खत्म करना है तो उसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, एक ही तरीकेकार है, डिलीवरी। ठीक है? इंडिया अगर कश्मीरियों के ऊपर मिलिट्री सॉल्यूशन लाएगा तो जितना वो मिलिट्री सॉल्यूशन लाएगा पाकिस्तान की हक में उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो खुद एलिनेशन को क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात बच्चों? आई होप सो। मैंने तुम्हें पाक अफेयर, करंट अफेयर, सारी चीजें एनालिटिकली इस पूरे फ्रेमवर्क में समझा दी। क्लियर हो गया? अब मैं पूरा टॉपिक पढ़ा चुका, लेकिन तुम्हारी क्लास कोई ऐसी मनूस और बदबख्त है, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये नेशन और स्टेट होता क्या है।